चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है व्यतिकरण। क्या है व्यतिकरण? तो आप जो है व्यतिकरण समझिएगा। एग्जाम में जो व्यतिकरण है ये कई बार आया है और कई बार इसमें से क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो काफी ज्यादा क्या है एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आगे चलकर भी आपको काम देगा और साथ ही कॉम्पिटिटिव रूप से भी क्या है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को क्या है बूस्ट करते रहिएगा, कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि सीखा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन हार जाते हैं जिनके सपनों में क्या है कुछ भी नहीं, जो भी है। लेकिन फिलहाल बात यह है कि कोशिश से क्या है करते रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा और अच्छा मोटिवेट रहिएगा। बात यह है कि खुशी से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है और क्या है आपको हर हालत में क्या है खुश रहना होगा, चाहे उसके लिए क्या है आपके लिए कुछ भी करना पड़े, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, तो अपने चेहरे पर क्या है मुस्कुराहट लाइएगा और मुस्कुराहट लाने के बाद क्या है इसको हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जो हारकर भी मुस्कुरा दे उसे कौन हरा सकता है। ठीक है, जो हारकर भी क्या है मुस्कुरा दे वो क्या है उसे कौन हरा सकता है, जो दुश्मनों से भी हाथ मिला ले उसे कौन हरा सकता है। ठीक है, तो वो हारकर भी क्या है जीत जाता है। तो हैप्पी एंड एंजॉय, चाहे भले ही हंसी कैसी हो, काल्पनिक हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन चेहरे पर क्या है मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम व्यतिकरण की। तो व्यतिकरण जो है वो क्या होता है? व्यतिकरण होता है, देखिए व्यतिकरण एक तरीके की जादुई क्या है वो है फिजिक्स की, कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है कि जब किसी माध्यम में क्या होता है एक ही आवृत्ति की लगभग समान आवृत्ति और समान किसकी एम्पलीट्यूड यानी समान आवृत्ति और समान आयाम की जो तरंगें होती हैं वो जब एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उनके योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बहुत अधिक और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बहुत कम पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी माध्यम में क्या होता है एक ही आवृत्ति की और लगभग समान आयाम की जब तरंगें, दो तरंगें हैं और एक ही माध्यम में क्या है इस तरीके से गति करती हैं, तो उनके संयोग से उनके जो अध्यारोपण होता है एक दूसरे पर क्या है अध्यारोपित होने से क्या होता है वहां पर अध्यारोपित हो गई। ठीक है, क्या हो गई अध्यारोपित हो गई। तो अध्यारोपित होने से वहां पर एक परिणामी तीव्रता बनती है। क्या बनती है? परिणामी तीव्रता। एक प्रकाश किरण ऐसे ऐसे करके चल रही है, एक प्रकाश किरण ऐसे ऐसे करके चल रही है, दोनों लगभग समान आवृत्ति की है, समान आयाम की है, तो इनके जोड़ से इनके अध्यारोपण का मतलब होता है एक दूसरे पर जुड़ करके क्या होता है वहां पर जो विभिन्न बिंदु हैं उन पर तीव्रता क्या होती है भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब कुछ बिंदुओं पर तो परिणामी तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता कैसी होती है बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, परिणामी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है का मतलब है कि दोनों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भी ज्यादा होती है और दोनों की अलग अलग तीव्रताओं का जो योग होता है उससे भी कैसी होती है, जो अंतर है उससे भी कैसी होती है वो कम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है जिससे माध्यम के कुछ बिंदुओं पर उजाला और कुछ बिंदुओं पर क्या हो जाता है अंधेरा हो जाता है। जब किसी भी एक ही तरंग स्रोत से चलने वाली समान आवृत्ति और समान जो आयाम है उसकी प्रकाश तरंगें जब किसी माध्यम में चलती हैं तो उनके चलने से उनके अध्यारोपण से क्या होता है वहां पर आप पाएंगे कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर क्या हो जाता है अंधेरा हो जाता है और कुछ बिंदुओं पर क्या हो जाता है उजाला हो जाता है। जहां अंधेरा हो जाता है वहां का मतलब परिणामी तीव्रता घट गई और जहां पर उजाला हो गया वहां पर मतलब कि परिणामी तीव्रता क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर कुछ बिंदुओं पर क्या है अंधेरा और कुछ बिंदुओं पर क्या पाया जाता है उजाला पाया जाता है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं व्यतिकरण कहते हैं। इसी पर घटना को हम क्या कहते हैं व्यतिकरण कहते हैं। तो आप इसे क्या है याद कर लेंगे, मैंने आपको क्या है ये समझा दिया। ठीक है, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। यहाँ पे हमने लिखा कि जो व्यतिकरण है वो कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? नंबर एक होता है संपोषी व्यतिकरण। नंबर एक कौन सा होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है जहां पर प्रकाश की किरणें समान कला में मिलती हैं वहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। जहां पर प्रकाश की किरणें किसमें मिलती हैं समान कला में मिल जाती हैं, समान कला में मिलती हैं, तो वहां पर प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है अधिकतम होती है। अर्थात उस बिंदु पर क्या मिलता है उजाला मिलता है। जिन बिंदुओं पर उजाला मिलता है वहां पर होता है संपोषी व्यतिकरण। कैसा व्यतिकरण होता है वहां पर? संपोषी व्यतिकरण होता है। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है? यहाँ पर एक वो है कि जो किरणें हैं उनके लिए पथांतर कितना होता है। तो याद रखिएगा कि संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है वो डेल्टा एक्स बराबर कितना होता है लैम्डा का एन गुणज होता है एन लैम्डा, यानी पथांतर बराबर कितना होता है एक्स बराबर एन लैम्डा होता है। किसके लिए? संपोषी व्यतिकरण के लिए। अगर कहीं पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर पथांतर कितना होगा एक्स बराबर एन लैम्डा होगा। ठीक है,
नंबर दूसरा आता है विनाशी व्यतिकरण। नंबर अगला कौन सा आता है? विनाशी व्यतिकरण आता है। ठीक है, जहां पर प्रकाश किरणें विपरीत कला में मिलती हैं वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। जहां पर प्रकाश किरणें कैसी मिलती हैं? विपरीत कला में मिलती हैं। पहले तो समान कला में मिली तो संपोषी व्यतिकरण हो गया, और जब क्या होती हैं और उसमें मिलती हैं विपरीत कला में मिलती है तो वहां पर क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण होता है। और विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है वो कितना होता है? 2n-1 लैम्डा बट्टे 2 होता है। कितना होता है वहां पर? डेल्टा x बराबर 2n-1 लैम्डा बट्टे 2 होता है। ठीक है, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त है कि वहां पर पथांतर कितना होना चाहिए? इतना। और संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त यह है कि वहां पर पथांतर कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि जो व्यतिकरण है वो केवल उन्हीं तरंगों में होता है जिनमें जो तरंगें कैसी होती हैं? कला संबद्ध स्रोत से आती हैं। व्यतिकरण ऐसे नहीं कि एक बल्ब ये जला दिया, एक बल्ब ये जला दिया तो उस कमरे में कहीं पे अंधेरा कहीं पे उजाला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा तभी होगा अंधेरा या उजाला जब प्रकाश किरणें जो होती हैं वे कैसी होनी चाहिए? कला संबद्ध स्रोत से आनी चाहिए। अर्थात तो उनमें जो लगभग आवृत्ति और आयाम है वो कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए चलने वाली दोनों प्रकाश तरंगों से। ठीक है, एक ही दो बल्ब है, एक एरा एक एरा, तो इन दोनों से जो चलने वाली प्रकाश तरंगें होंगी वो समान आवृत्ति की नहीं होंगी, इसलिए यहां पर व्यतिकरण देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे कमरे में क्या है? दो बल्ब जलने से कहीं पे अंधेरा और कहीं पे उजाला बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, कला संबंध स्रोत क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य कलांतर स्थिर रहता है, यानी कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली जो तरंगें होती हैं उनके मध्य क्या होता है? कलांतर स्थिर रहता है, उनके बीच में कलांतर बदलता नहीं है। क्या होता है? उनके मध्य में कलांतर स्थित होता है, उनको हम क्या कहते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य कलांतर कैसा रहता है? स्थिर रहता है, वे क्या कहलाते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, व्यतिकरण सिर्फ कला संबद्ध स्रोतों से ही संभव होता है। यहाँ पे हमने बता दिया आपको कि व्यतिकरण क्या है? केवल कला संबद्ध स्रोतों से ही होता है, बिना कला संबद्ध स्रोत के क्या है वहां पर व्यतिकरण की घटना नहीं होती है। ठीक है, दो स्वतंत्र स्रोतों से व्यतिकरण नहीं होता है। यहाँ पे बताया है कि दो अगर स्वतंत्र स्रोत हैं तो क्या है? उनसे व्यतिकरण होना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, जैसे हमने बताया बल्ब का उदाहरण देकर के। नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो सावन का बुलबुला है वो व्यतिकरण के कारण ही क्या है? रंगीन दिखाई देता है। व्यतिकरण के कारण ही क्या होता है? रंगीन दिखाई देता है। आपने देखा होगा सावन के जो बुलबुले होते हैं रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, रंगीन दिखाई देता है, सही है। तो रंगीन दिखाई देता है साबुन का बुलबुला। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना आपने भुलाए होंगे कई बार, जो है साबुन के बुलबुले क्या है बचपन में भुलाए होंगे, तो वो क्या होते हैं? काफी चमकीले रंगीन दिखाई देते हैं। तो वो रंगीन दिखाई देने का कारण क्या होता है? वो व्यतिकरण की घटना के कारण दिखाई देते हैं। दुनिया में ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे फिर वो क्या हो वैज्ञानिक हो, उसका क्या है? कुछ ना कुछ तोड़ होता है। अगर आप ऐसा समझते हैं इस चीज का कोई तोड़ नहीं है, इस चीज का कोई इलाज नहीं है, तो क्या है? फिर वो पूरी तरह से गलत है। आप क्या है? अपने कॉन्फिडेंस को खो रहे हैं, आप अपनी क्षमताओं को खो रहे हैं, आप खुद को खो रहे हैं, खुद से खो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या समझ में आया कि सावन का जो बुलबुला है वो क्या होता है? व्यतिकरण के कारण ही रंगीन दिखाई देता है। ये व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है, और इस पर क्यों दिखाई देता है इस चीज पे हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे क्लास 12 सिलेबस के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यहां पर अब बात ये आती है कि जो व्यतिकरण है इसमें परिणामी तीव्रता क्या होती है? इसमें परिणामी तीव्रता यानी कि दो तरंगे हैं, इसमें परिणामी तीव्रता क्या है और इसमें से एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में मोस्टली व्यतिकरण तो नहीं पूछा जाता। यहां पर एक टॉपिक है जो क्या है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो लगभग हर बार पूछा जाता है, या उस पर आधारित क्या पूछा जाता है? न्यूमेरिकल एक या दो है जो है हम करा देंगे, बाकी आप न्यूमेरिकल्स क्या है अपने वहां से करें जहां पर क्या है मॉडल में लिए हुए होंगे। ठीक है, बुक है तो बुक से करें, क्योंकि न्यूमेरिकल को आपको बिल्कुल साथ लेके चलना होगा। ठीक है, हम न्यूमेरिकल्स करा पाने में क्या है अनेबल हैं, क्योंकि उसके लिए क्या होता है यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत होती है, और इतने सारे न्यूमेरिकल्स क्या है हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ नोट्स बुक में जो है कम न्यूमेरिकल्स हैं, और हम एक एक टाइप का न्यूमेरिकल क्या है आपको करा देंगे। अभ्यास के लिए क्या है आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो अलग से करने होंगे, और अपनी तैयारी को वहां से बूस्ट करना होगा। अपने समय को किसी भी तरीके से जाया ना करें। ठीक है, जिस चीज में आपका क्या है वो जिस चीज से क्या है आपको रिलेटिव जो भी मिलता है वहां पर स्ट्रेटेजी के लिए क्या है उसको जो है आप तैयार करते रहेंगे। ठीक है,
दो तरंगों के मध्य व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता, यानी कि दो तरंगे हैं और अगर वो क्या कर रही हैं, व्यतिकरण कर रही हैं, तो उनकी परिणामी तीव्रता क्या होगी, इस चीज पर बात की जाती है कि परिणामी तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो वहां पर उनकी जो परिणामी तीव्रता है I बराबर वो होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। चाहे तो आप ऐसे याद कर लें या फिर एक काम करिएगा, आप ऐसे याद कीजिए I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर और इधर का इधर भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिर क्या करें, अंडर रूट ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, कैसे लगा देते हैं, अंडर रूट पूरे पे लगा देते हैं। किस पे लगा देते हैं, पूरे पे। ठीक है, तो जो परिणामी तीव्रता है I बराबर वो होती है अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 cos फाई। ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे। फिर इसके बाद या A बराबर, जो A बराबर है, या देखिए अगर वो तीव्रताओं में दिया है तो आप ये वाला सूत्र लगा दीजिए। अगर एम्पलीट्यूड यानी आयाम में दिया है, किस में दिया है, आयाम में दिया है, तो आप कौन सा वाला लगा दीजिए, ये वाला लगा दीजिए। तो A बराबर होगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। कितना होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई होगा। ठीक है, तो यहाँ एम्पलीट्यूड और बल यानी कि पहली वाली किरण का है वो लगाना है आयाम, यहाँ दूसरी वाली का A1 क्या है, पहली वाली का है, और A2 किसका है, दूसरी वाली का क्या, आयाम। ठीक है, तो आयाम इस तरीके से लगा देंगे। देखो सवालों से इन सूत्रों का ही वहां पे फिट करना होता है, सूत्र का डेरिवेशन ये आवश्यक नहीं है, सिर्फ सूत्र याद रखना है कि अगर ऐसा आयाम है तो उसका परिणामी आयाम निकालने को हम क्या करेंगे, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई कर देंगे, जिसमें क्या होगा, ये यहाँ A1 क्या है, पहली तरंग का आयाम है, और A2 क्या है, दूसरी तरंग का आयाम है। ठीक है, इसी पर आधारित और भी तरीके के अनुपात समानुपात में भी सवाल दिए गए होंगे, आप करके देखें मॉडल से। ठीक है, जरूर करने हैं आपके लिए, होमवर्क के रूप में आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर आयाम की दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं। एक 2 सेंटीमीटर की, एक कौन सी, 3 सेंटीमीटर आयाम की क्या है, दो तरंगें हैं, और वो क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं। परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, परिणामी आयाम ज्ञात करना है, जबकि उनके मध्य कलांतर पहली कंडीशन में 0 है और दूसरी कंडीशन में कितना है, π/2 है। ठीक है, दो सवाल हो गए इसमें। पहले आप इनके बीच में जो परिणामी तीव्रता है, जो परिणामी आयाम है, वो कब निकालेंगे, जब इनके मध्य में कलांतर कितना है, 0 है, और दूसरी कंडीशन में आप जब निकालेंगे जब इनके मध्य जो कलांतर है वो कितना होगा, यहाँ पर π/2 है। ठीक है, तब यहाँ पर आप इसे सॉल्व कीजिएगा। तब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो गिवन है A1 बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और A2 बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। A1 बराबर 2 सेंटीमीटर और A2 बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और दोनों तरंगें अध्यारोपित होती हैं। परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए जबकि उनके मध्य कलांतर। तो यहाँ पे ए ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है, ए समझ लीजिए या कैपिटल ए समझ लीजिए, दोनों चीजों में से कुछ भी याद कर लो। ए बराबर आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ठीक है, व्हेन जब फाई बराबर कितना दिया हो, 0 डिग्री पे ज्ञात कर लेते हैं। पहले कब ज्ञात करते हैं, जब 0 डिग्री दिया गया है। ठीक है, चलो तब यहाँ पे फॉर्मूला कर लीजिएगा बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, एक बार एक वीडियो इसी पे बनाएंगे कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, फिर उसके बाद क्या है, खत्म कर देंगे। ठीक है, आपका सिलेबस तब तक कंप्लीट हो जाएगा बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला, ए बराबर यहाँ पर आप लगाएंगे A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 प्लस क्या हो जाएगा, 2A1 A2, और क्या हो जाएगा यहाँ पर cos फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा। ठीक है, तो A बराबर लगाना है आपको, A1 का वैल्यू यहाँ पे कितना लगाना है, 2 का वर्ग करना है। A2 का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, 3 का वर्ग करना है, प्लस 2 गुणा A1 का वैल्यू यहाँ पे कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे, और यहाँ पर आप कितना लगाएंगे, A2 का वैल्यू 3 लगाएंगे, और cos फाई की जगह आप कितना लगाइएगा, 0 लगाइएगा। A बराबर 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 2 दूनी 4, और 4 कितने हो गए, 12 हो गए, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कितना होगा, 1 होगा। A बराबर 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं, और प्लस कितना हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, 13 और 12 कितने होते हैं, 12 दूनी 24, और 1 कितना हो गया, 25 हो गया। तो वहां पर A बराबर कितना निकल के आया, 25। ठीक है, सेंटीमीटर। तो उनका जो परिणामी आयाम है वो कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। हमने बताया कि दोनों के जोड़ से क्या हो जाता है, वो अधिक हो जाता है, व्यतिकरण होता है। तो न तो 2 रहा, न 3 रहा, न 3 और 2 का जोड़ जो है 5 रहा, उससे भी ज्यादा परिणामी हो गया। क्या हो गया, जब परिणामी हो गया, जब उनके मध्य में कलांतर कितना था, 0, यानी कि समान कला में मिली थी वो किरणें। कैसे मिली थी तरंगें, समान कला में। इनकी
दूसरी कंडीशन जब वो कैसे मिलती है, उनमें कलांतर कितना है, π/2 है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में जब फाई बराबर वेन, यहाँ पे लिखिएगा वेन फाई इक्वल टू कितना है, π/2 है, फाई इक्वल टू कितना, π/2, देन यहाँ पे क्या करिएगा, तब ए बराबर तब कितना, यानी कलांतर कितना हो गया, उल्टा है, यानी कि 90 डिग्री, वो ऊपर है वो नीचे है, दोनों में 36 का आंकड़ा बन गया, ठीक है। उसकी सोच अलग है, इसकी सोच अलग है, तो π/2 क्या हुआ, ये अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा 2 का वर्ग किया आपने, किसका वर्ग किया, 3 का वर्ग किया, और फिर 2 गुणा और यहाँ पे 3, और फिर आपने कॉस लगाया कितना, π/2, ठीक है। कॉस π/2 का मतलब 90 डिग्री हो गया, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 हो गया, और 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, सही है। अब cos π/2 यानी 90 डिग्री, cos का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 6 का गुणा 0 में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो पहली कंडीशन में वो 13 हो गया, दूसरी कंडीशन में कितना हो गया, 13, यानी कि एक जगह पे काफी उजाला मिलेगा, दूसरी जगह पे कितना मिलेगा, थोड़ा सा कम उजाला मिलेगा, ठीक है। और अगर अपोजिट मिली है, कितने का कलांतर हो गया इनमें, 180 का, यानी कि एक किरण तो यूं जा रही थी, एक किरण यूं जा रही थी, तो 90 डिग्री, अगर एक किरण ऊपर जा रही है, एक किरण नीचे जा रही है, तो कितना पाई कलांतर हो जाएगा यूं करके, तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वहां पे जो तीव्रता है वो कैसी हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, और वहां पर आपके लिए क्या दिखाई देगा, वहां पर आपको दिखाई देगा अंधेरा, क्या दिखाई देने वाला है वहां पर, अंधेरा, ठीक है। चलिए यहां तक का कारण नोट किया जाए। अब बात यह है कि आगे इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो व्यतिकरण के संबंध में जहां पर अंधेरा होता है और उजाला होता है, ये आखिर हमें दिखाई कैसे देगा, या फिर किसने देखा ये सबसे पहले, या फिर किसने बताया कि ऐसा होता है, इसकी व्याख्या क्या है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं पर टॉपिक आपके लिए क्या है मिलेगा, जिसको हम कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र। फ्रिंज चौड़ाई के लिए जो सूत्र होगा वो इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में आता है, आप अपने मॉडल पेपर से भी मिलान करते रहें कि क्या हम सही चल रहे हैं। अगर हम सही नहीं चल रहे हैं तो क्या है, आप ठीक से बताएं कि हम सही नहीं चल रहे हैं, तो सही चीजों के लिए क्या है आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। आप क्या है कमेंट करके जो है यहाँ पे बता सकते हैं कि इन चीजों का क्या है, हमें सॉल्यूशन चाहिए, या हमें ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनको क्या है सॉल्व कीजिएगा, तो उनके लिए क्या है बिल्कुल तैयार हैं कि उसे क्या है सॉल्व करके यहाँ पर प्रेषित करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आता है यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। अब आता है यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। यंग क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या है एक प्रयोग किया, उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया, जिसे हम क्या कहते हैं, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग कहते हैं। यंग का द्विध्रुवी प्रयोग क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, ठीक है, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, झंझंडा झिर्री प्रयोग, ठीक है। झिर्री किसे कहते हैं वो से भी समझेंगे, और यहाँ पर क्या है, ये यंग का द्विध्रुवी प्रयोग है कि यंग ने द्विध्रुवी जो प्रयोग किया था वो क्या था। इसकी थ्योरी जो है आप मॉडल से लिख लेना, आना में कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना, ठीक है आप, क्योंकि मैं उसको लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगे, जल्दी कर लेते इसको। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यंग का द्विध्रुवी जो प्रयोग जो है वो क्या है, कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि यंग का द्विध्रुवी प्रयोग क्या है। मैं यहाँ पे समझा दूंगा, आप उससे क्या है बना के भी लिख देंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अगर आपको रहना है, तो इसका मतलब यही होगा कि आप जो चीजें समझते हैं, जो चीजें जान रहे हैं, उनसे भाषा का निर्माण करना आपके लिए क्या है सीखना होगा। अगर आप उनसे भाषा का निर्माण करना सीख गए तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो है क्या है काफी उच्च लेवल पर पहुंच चुके हैं, और आप जो है अब पूरी तरह से सही हैं, और आगे की पढ़ाई में भी बढ़ सकते हैं, इसमें भी क्या है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, ठीक है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर वायो ऐसे करके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। डबल स्लिट का मतलब क्या हुआ, इसने क्या है वहां पर 2 स्लिट ली थी, क्या ली थी, 2 स्लिट ली थी, यानी द्विध्रुवी बनाई थी, 2 झिर्री, इसलिए इसको क्या कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो यंग ने क्या काम किया, यंग ने एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया, ठीक है। यंग ने क्या है एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस लिया, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या काम किया, एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया, ठीक है। यहां पर क्या ले लिया इन्होंने, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, जैसे कि यहाँ पे एक डब्बा सा लिया, और इस डब्बे में क्या किया इन्होंने, एक बल्ब जलाया। लेकिन जलने वाला ये जो बल्ब है ये क्या है, नॉर्मल बल्ब नहीं है, क्या है ये नॉर्मल बल्ब बिल्कुल भी नहीं है, क्या है नॉर्मल बल्ब तो ये बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है नॉर्मल बल्ब, क्योंकि ये प्रकाश कैसा दे रहा है, एक वर्णी प्रकाश दे रहा है। कैसा प्रकाश दे रहा है ये डब्बा, इसके अंदर जो बल्ब है वो एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, ठीक है। कैसा है ये, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। एक वर्णी प्रकाश स्रोत कैसा होता है ये भी जान लीजिएगा। एक वर्णी प्रकाश स्रोत होता है जिससे केवल
एक ही तरंगदैर्घ्य का प्रकाश निकलता है, यानी कि एक ही रंग का प्रकाश निकले, वैसा स्रोत क्या कहलाता है? एक वर्णी। एक वर्णी का मतलब एक रंग वाला, यानी कि ऐसा प्रकाश जिसमें क्या होती है, केवल एक ही तरंगदैर्घ्य होती है, वो प्रकाश क्या कहलाता है? एक वर्णी प्रकाश कहलाता है। और उसको देने वाला जो स्रोत होगा वो एक वर्णी स्रोत होगा। तो उन्होंने क्या है, यहां से इस डब्बे को क्या है, खोल दिया, तो इसका मतलब यहां से प्रकाश निकलकर इधर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, और ये क्या हो जाएगा, एक वर्णी प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक स्लिट लगाई। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक स्लिट लगाई। ठीक है, एक स्लिट लगाई, यानी कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत के लिए क्या है, एक ऐसे करके यहाँ पे एक पर्दा लगाया। ठीक है, क्या लगाया इन्होंने, एक पर्दा यहाँ पे लगाया। दूसरा पर्दा इन्होंने कहां पे लगाया, यहां पर लगाया। ठीक है, यहां पर क्या लगाया, दूसरा पर्दा लगाया। ठीक है, और फिर इसके बाद यहां पर एक तीसरा मेन पर्दा लगाया। यहां पर इन्होंने क्या किया, एक तीसरा मेन पर्दा लगा दिया। एक पर्दा यहाँ पे लग गया, दूसरा पर्दा यहाँ लग गया, तीसरा पर्दा कहां पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, पहले वाले पर्दे में क्या कर दिया, एक रेखा छिद्र कर दिया। पहले वाले पर्दे में क्या कर दिया, इसे एम कहिएगा, इसे एन कहिएगा। ठीक है, इसको क्या कहिएगा, ओ कहिएगा। एम पर्दा, एन पर्दा, ओ पर्दा, इन्होंने क्या किया, तीन पर्दे लगाए। पहले वाले पर्दे में क्या है, एक रेखा चित्र किया, जिसे क्या कहा, एस का। पहले वाले रेखा में से क्या किया, एक रेखा चित्र बनाया। ठीक है, यहां से क्या होगा, ये एक वर्णी प्रकाश जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, रेखा छिद्र एस के दोनों ओर समान दूरी पे, रेखा छिद्र एस से क्या है, समान दूरी पर क्या है, इन्होंने दो रेखा छिद्र बनाए, एक S1 यहां पर और एक S2 कहां पे, यहां पर। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ये अरेंजमेंट किया कि ये पर्दा था, एक ये पर्दा था, इसमें क्या कर दिए, दो रेखा छिद्र एस से कहां तक, S1 और S2 दोनों की दूरी तक कर दिए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक वर्णी प्रकाश हो गया। क्या हो गया, एक वर्णी प्रकाश। देखो, व्यतिकरण अगर आपको देखना है तो व्यतिकरण देखने के लिए कला संबंध स्रोत होना चाहिए, यानी कि उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में अंतर नहीं होना चाहिए, आवृत्ति नहीं बदलनी चाहिए। तो यहां से चलने वाला जो प्रकाश स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश, वो यहां से चला और चलने के बाद फिर आगे वाले पर्दे पे टकराएगा, इससे रुकेगा, लेकिन यहां पर और यहां पर छेद हो जाएंगे। तो जो प्रकाश है वो किसमें होके प्रवेश करेगा, इसमें होके ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, इसमें होके प्रवेश करेगा, और प्रकाश किसमें होके निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा। सही है, निकलेगा या नहीं निकलेगा, ऐसे करके जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश बाहर निकल रहा है वो क्या है, एक ही स्रोत से आ रहा है। किससे आ रहा है, जो दो प्रकाश की किरणें मिली, ये वाली और ये वाली, ये किससे मिली हैं, दोनों ही एक ही स्रोत से आ रही हैं। जब एक ही स्रोत से आ रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, कि ये क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। तो लिखने के लिए आप लिखेंगे कि यंग ने एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया, उसके आगे एक पर्दा एम लगाया जिसमें एक रेखा छिद्र एस किया, और उसके बाद एक थोड़ी दूरी पर एक अगला पर्दा लगाया जिसमें पर्दा एन लगाया, जिसमें दो रेखा छिद्र एस से समान दूरी पर S1 व S2 बनाए, और इससे थोड़ा अधिक दूरी पर क्या है, एक पर्दा ओ लगाया। ठीक है, एक पर्दा क्या लगाया, ओ लगाया। एस से चलने वाला प्रकाश एक वर्णी प्रकाश है। इसके बाद यह प्रकाश S1 व S2 रेखा छिद्रों में से होकर गुजरता है। S1 और S2 रेखा छिद्रों में से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वे कला संबंध स्रोत का कार्य करती हैं। किसकी तरह कार्य करती हैं, कला संबंध स्रोत। यानी S1 और S2 से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, S1 और S2 से क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं, क्योंकि हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत पढ़ा था, उसमें द्वितीयक तरंगिकाएं पढ़े थे। तो S1 और S2 यहां से क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो होंगी वो क्या करेंगी, यहां पर इस तरीके से उसके लिए काम करेंगी। अब आपको पता है कि जब दो तरंगें जो होती हैं, एक वर्णी और जो कैसी होती है, कला संबंध, जब वो एक ही माध्यम में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से क्या होता है, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तो क्या हो जाता है, अंधेरा। यहां से तरंगाग्र निकलेगा। देखो, यहां से प्रकाश ऐसे करके चला, यहां से प्रकाश कैसे चला, ऐसे करके तरंगाग्र के रूप में चला, यानी कि प्रकाश ऐसे करके फैलता गया। ठीक है, ये प्रकाश फिर आगे चलेगा। यहां से इसको मिटा देता हूं, ये वाली जो लाइन है इसको चलो बनी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये जो प्रकाश स्रोत है ये ऐसे करके आया, जब ये तरंगाग्र इससे टकराएगा तो यहां से नई तरंगिकाएं निकलने लगेंगी, क्योंकि हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत यही कहता है। तो इससे क्या हुई, नई तरंगिकाएं ऐसे ऐसे करके निकलने लगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहां से भी क्या होगा, एक नया तरंगाग्र निकलेगा ऐसे करके, वो भी क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, वो भी क्या होगा, आगे की तरफ ऐसे करके बढ़ेगा। सही है, तो आगे की तरफ ये ऐसे करके बढ़ता चला गया, और आगे की तरफ क्या है, ये भी ऐसे करके बढ़ता चला गया। ठीक है, ऐसे करके बनाना है। जब ऐसा हुआ
तो यहाँ पे ऐसा पाया गया कि इस पर्दे पर क्या बन गई थी, इस पर्दे पर एक कुछ पट्टियां दिखाई दी। जब ऐसा हुआ तो पर्दे पर जाकर क्या दिखाई दी, पट्टियां दिखाई दी। पट्टियां कैसी, कुछ चमकीली थी और कुछ कैसी थी, अंधेरे वाली थी। कुछ चमकीली पट्टियां और कुछ पट्टियों का कैसा था, अंधेरा, यानी कुछ चमकीली और कुछ काली पट्टियां क्या है, दिखाई दी। जिसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर क्या हो रहा है, व्यतिकरण, कुछ माध्यमों पे उजाला है और कुछ माध्यमों पर, कुछ जगहों पर क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, कुछ पर तो क्या हो गया, अंधेरा हो गया और कुछ पर क्या हो गया, उजाला, यानी कहीं पे अंधेरा और कहीं पर क्या हो गया, उजाला। लेकिन ये जो पट्टियां हैं ये कैसी पाई गई, एकांतर क्रम में पाई गई। कैसी पाई गई थी, एकांतर क्रम में। ठीक है, एकांतर क्रम का मतलब पहले क्या था, बीचों बीच सेंटर पे कैसी पाई गई थी, उजाला पट्टी, यानी कि उजाला था और फिर उसके इधर की साइड में गए तो अंधेरे वाली पट्टी, ठीक है, काली पट्टी, फिर चमकीली पट्टी, फिर काली पट्टी, फिर चमकीली पट्टी, इस तरीके से। नीचे को जाने पर भी ये कैसी थी, केंद्रीय फ्रिज्म कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय फ्रिज्म कहते हैं। ठीक है, जो पट्टियां बनी थी इनको क्या कहते हैं, केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिंज। तो जो पट्टियां हैं उनको क्या कहते हैं, फ्रिंज। तो ये वाली जो पट्टी है जो बिल्कुल सेंटर पे बनी, S1 और S2 के बिल्कुल बीचों बीच में बनी, उसे केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं। तो केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर क्या है, अंधेरी पट्टियां, फिर चमकीली पट्टियां और फिर अंधेरी पट्टियां, इस तरीके से एकांतर क्रम में प्राप्त हुई। जब एकांतर क्रम में प्राप्त होती हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है कि यहां पर क्या हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, व्यतिकरण। तो व्यतिकरण समझ रहे हैं कि कहीं पे क्या हो रहा है, अंधेरा, और कहीं पे क्या हो रहा है, उजाला हो रहा है। ठीक है, जब साबुन का बुलबुला हम देखते हैं तो उस पे भी हमें ऐसा ही दिखाई देता है कि कभी तो कैसा हो गया, कहीं पे अंधेरा हो गया और फिर क्या है, वहीं पे अचानक से क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां पर क्या करता है, व्यतिकरण करता है, जिससे क्या होता है, वो रंगीन दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, उसमें 7 रंगों के कारण व्यतिकरण होता है, इसलिए वहां पर क्या है, वो रंगीन दिखाई देता है। तो यहां से हमें यह समझ में आता है कि जब उसने ऐसा किया तो S1 और S2 से नए तरंगाग्र निकले, और ये क्या होता है, जब तरंगाग्र निकले तो इनके अध्यारोपण से पर्दा ऊपर, फ्रिंजे, पर्दे ऊपर चमकीली तथा काली पट्टियां प्राप्त हुई। पर्दे ऊपर क्या प्राप्त हुआ, चमकीली और कैसी पट्टियां प्राप्त हुई, काली पट्टियां प्राप्त हुई। अर्थात कुछ पट्टियों पर क्या था, अंधेरा था और कुछ पट्टियों पर क्या था, उजाला था। केंद्रीय जो पट्टी थी वो चमकीली थी, उसके आगे फिर कैसी पट्टी थी, अंधेरी, फिर चमकीली, फिर अंधेरी, ऐसा, यानी कि एकांतर क्रम में चमकीली और काली पट्टियां क्या है, प्राप्त हुई। ऐसा क्या हो गया, यंग ने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ये बता दिया कि हाँ जी, व्यतिकरण जो है हम ऐसे करके करा सकते हैं, और व्यतिकरण इन्होंने क्या है, करके दिखाया। ऐसा चित्र जहां दिखेगा उस वाले को क्या है, नोट कर लेंगे, है ना। अब बात यह है कि अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं और पेपर में क्या पूछा जाता है। यंग का एक्सपेरिमेंट, आप ये चित्र बना देंगे, थोड़ा सा लिख देंगे, पर्दा लगाया, फिर फ्रिंज हुआ, और फ्रिंज कैसे मिली, यहाँ पे ऐसे मिली, ठीक है, वो बता देंगे। अब बात ये आती है कि आगे फिर इसमें हुआ क्या। अब फिर आगे क्या पूछता है एग्जाम में, एग्जाम में पूछता है फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र। क्या पूछता है, फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज समझ गए, जो पट्टियां हैं वो कैसी होती हैं, समान चौड़ाई की होती हैं पट्टियां, काली भी उतनी चौड़ी होगी, उजाले वाली भी इतनी चौड़ी होगी। तो वो चौड़ाई कितनी है, उस पट्टी की चौड़ाई के लिए जो सूत्र है वो सूत्र आपको निगमन करना होता है। अगर सूत्र निगमन करवा लिया तो अच्छा है, अगर नहीं करवाया तो उस पर आधारित क्या है, न्यूमेरिकल देगा। हो सकता है दोनों दे दे तो लॉन्ग आंसर में बना के देगा, है ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र। इसी एक्सपेरिमेंट का उपयोग करेंगे, वही पर्दा बनाएंगे, S1 S2, यहां पर भी वही बिंदु बनाएंगे। ये क्या हो गया, P पॉइंट हो गया, या कोई भी पॉइंट समझ लीजिएगा, या फिर इसको क्या है आप O मान लीजिएगा, इस पर्दे को क्या मान लीजिए, P मान लीजिएगा। तो ऐसे करके हम फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र निकालेंगे कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या है। यानी एक जो फ्रिंज है वो उजाले वाली निकाल लो चाहे अंधेरे वाली, दोनों कैसी होती है, समान चौड़ाई की होती है। तो एक के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सूत्र निकालना होगा। चलिए यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र देख लेते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र क्या है। तो ये वही अरेंजमेंट है जो पहले दिखाया था, अभी उसी में सेम टू सेम वही है, बस इसे क्या है अब रेखा चित्रों में के माध्यम से दिखाया गया है। तो माना एस एक रेखा चित्र है जिसे एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया गया है। एस क्या है, एक रेखा चित्र है ऐसा जो क्या है, एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया गया है। इस रेखा चित्र के आगे दो रेखा चित्र S1 व S2 हैं। इस रेखा चित्र के आगे क्या है, दो रेखा चित्र, एक घेरा S1 और S2 है, जो कि एक दूसरे के अति समीप हैं, जो कि क्या है, एक दूसरे के काफी ज्यादा पास हैं तथा S से समान दूरी पर है। और S से क्या है, यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरियां हैं वो कैसी हैं, समान दूरी हैं। तो ऐसा आप याद कर लेंगे, ठीक है। S1 व S2 है, एक दूसरे के अति समीप है तथा S से क्या है, समान दूरी पर है।
माना कि S से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। माना कि S से चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो क्या होती हैं S1 और S2, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर क्या होती हैं, समान कला में वो पहुंचती हैं। ठीक है, किस कला में पहुंचती हैं, समान कला में पहुंचती हैं। ठीक है, हाइगेंस के अनुसार S1 व S2 से भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। अब हाइगेंस ने कहा कि जहां भी पहुंचेंगी वहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, तो S1 व S2 से भी क्या होती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं एक दूसरे से अध्यारोपण के साथ व्यतिकरण करती हैं और फिर यहीं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल के एक दूसरे से क्या करती हैं, अध्यारोपण करती हैं और अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या करती हैं, एक दूसरे पर व्यतिकरण करती हैं। ठीक है, यहां पे लिखा है माना कि पर्दे के बिंदु P पर, यहां पर माना कि क्या है, पर्दे के बिंदु P पर, यहां पर P है कोई बिंदु, क्या है, पर्दे का कोई बिंदु P है और P पर क्या है, दीप्त फ्रिंज बनती है। यहां बिंदु P दिखाया गया है, मान लीजिए कि इस बिंदु P पर क्या है, दीप्त फ्रिंज बनती है। कैसी फ्रिंज बनती है, दीप्त फ्रिंज बनती है। द्विग रेखा चित्र S1 व S2 का लंबार्धक, द्विग रेखा चित्र S1 व S2 है और इनका जो लंबार्धक है वो CO, पर्दे के बिंदु O पर मिलता है। यहां से दोनों के बीचों बीच का एक लंबार्धक खींचा यूं करके वो कहां पे जाके मिलता है, पर्दे के बिंदु O पे जाके मिलता है। ठीक है, तथा बिंदु P की ओर O से दूरी जो है x है। यहां से बिंदु P की जो दूरी है, वहां से यहां से O से लेकर P तक की जो दूरी है, यहां तक की कितनी है, x है। कहां तक की दूरी मानी गई है, कितनी, x मानी गई है। ठीक है, अतः रेखा चित्र S1 व S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर S2P - S1P है। अतः रेखा चित्र S1 व S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली जो तरंगिकाएं हैं उनके मध्य पथांतर कितना है, S2P - S1P है। इसका मतलब देखो, ये तो S1 से यहां तक चली जाती है, ये S2 से वहां तक जाती है, तो इसको कुछ ज्यादा चलना पड़ता है ना, तो जो पथ इसका जो है, यानी कि चलने वाला जो रास्ता है, उनका अंतर क्या होता है, उनका अंतर है S1 से P तक गई और ये S2 से कहां तक गई, P तक गई, तो दोनों का क्या कर देना है, अंतर कर देना है। जब दोनों का हम क्या कर देते हैं, अंतर कर देते हैं, तो S2P माइनस क्या हो जाएगा, S1P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S2P, और इसमें से क्या घटा दिया हमने, S1P घटा दिया है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच का जो पथांतर है वो कितना हो गया, S2P - S1P हो गया। ठीक है, इतना अंतर है। अब माना कि S1 से S2P पर लंब, यहां पर क्या है, माना कि S1 से क्या होता है, S2P पर लंब S1A डाला। अब S1 से क्या है, यहां पर S2P यानी S2 से लेकर P तक की जो दूरी है, इस पर क्या डाल दिया, ऐसे करके एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया है, एक लंब डाल दिया है। ठीक है, तब बिंदु P पर दोनों तरंगों के मध्य पथांतर कितना होगा, जो पथांतर था वो कितना था, S2P - S1P था, यानी कि इसको इतना ज्यादा चलना पड़ रहा था। जब यहां से यहां पर लंब डाल दिया तो कितना ज्यादा चलना पड़ रहा है, यहां से लेकर यहां तक इतना ही तो ज्यादा चलना पड़ रहा है। कितना ज्यादा चलना पड़ रहा है, S2A दूरी चलनी पड़ रही है। कितनी दूरी चलनी पड़ रही है, S2A दूरी इसके लिए क्या है, ज्यादा चलनी पड़ रही है। पहुंच करें, इसको नोट करें, और अब हमें जो निकालना होगा वो क्या निकालना होगा, S2A ही निकालना होगा। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूं। क्या निकालना है हमें, अब जो है, अब निकालना होगा हमें पथांतर। क्या निकालना होगा, पथांतर। जो पथांतर कितना है, यहां पर S2A था, कितना था, S2A। पहली बात ये ध्यान रखिएगा क्या, कि आपका जो पथांतर है वो कितना होता है, S2A होता है। यहां से यहां तक इस चित्र को आंखों में बसाइएगा, और फिर क्या है, आगे जाके इसी से क्या है हम काम करेंगे, और इसकी जरूरत पड़ेगी फिर फ्रिंज का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा। आप इसके न्यूमेरिकल को क्या है, कर लेंगे। ठीक है, आप इसके न्यूमेरिकल्स क्या है, कर लेंगे। ओके, तो क्या समझ में आता है कि इसका जो पथांतर है वो कितना होता है, S2A होता है। तो पथांतर, चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बात ये आती है कि त्रिभुज कौन सा, S1 S2A। यहाँ पर एक त्रिभुज कौन सा है, S1 S2 और A, ये वाला त्रिभुज हो गया। कौन सा हो गया, S1 S2A। और तथा कौन सा त्रिभुज है, एक है PCO, ये डेड डैश वाला जो बना हुआ है, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, PC और O। तथा कौन सा त्रिभुज, PCO। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। PCO समरूप हैं, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज S1 S2A और त्रिभुज कौन सा, PCO कैसे हैं, समरूप हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ध्यान रखिएगा आपको करना क्या है। देखो ये वाला त्रिभुज, देखो छोटे वाला जो S1 S2A है, इसमें ये वाली तो क्या है, इसकी भुजा है, ये तो क्या है, इसकी भुजा है। ठीक है, ये तो क्या हो जाती है, इसकी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, ये क्या हो गया, क्या बता दिया मैंने, अरे ये तो क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, इसका
कर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ड। ठीक है, ये तो क्या हो गया इसका लंब और ये क्या हो गया इसका कर्ड। ठीक है, ये नीचे वाली भुजा लंब है और ये वाली भुजा क्या है इसकी कर्ड है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहां पर ये बात ध्यान रखेंगे कि ये इसके लिए लंब है और ये क्या है इसका कर्ड है। तो पहले तो आप लिखेंगे लंब और उसके बाद क्या लिखेंगे कर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे कर्ड। तब दोनों में क्या है साइन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइन थीटा। तो पहले इसका लंब लिखिएगा, लंब कितना है S2a, इसका लंब कितना है S2a और फिर कर्ड कितना है इसका S1 S2। तो नीचे क्या कर दिया आपने S1 S2 बट्टा लगा दिया, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर त्रिभुज कौन से में पहुंच जाएंगे? पीसीओ में। पीसीओ इस वाले त्रिभुज में देखिएगा, ये तो क्या है इसका लंब है और ये क्या है इसका कर्ड है। तो पहले लंब लेते हैं फिर क्या लेते हैं इसका कर्ड लेते हैं। ध्यान रखिए, ये लंब है और ये क्या होता है कर्ड होता है दोनों त्रिभुजों का। इसका लंब कितना हो गया? इसका लंब हो गया जी आपका ओपी। कितना लंब हो गया? ओपी। और इसका जो कर्ड है सी से लेकर कहां तक है? पी तक है, तो ये कितना हो गया आपका सीपी हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया? ओपी और दूसरा वाला क्या हो गया आपका सीपी हो गया। ठीक है, कितना हो गया? सीपी। अब यहां पे देखिएगा, इस सीपी को हम क्या लिख सकते हैं? यहां सी से लेकर पी तक इसको हम जो है सीओ भी लिख सकते हैं। बराबर की दूरी के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? इसको हम सीओ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा फेर कर देते हैं, S2a S1 S2 बराबर कितना हो गया? OP बट्टे क्या कर देंगे यहां पर CO, क्योंकि ये दूरियां लगभग कैसी हैं? बराबर हैं। लगभग क्या है? बराबर। तो यहां पे लिख देंगे CP लगभग बराबर है किसके? CO के, इसलिए हमने ये लगा दिया। आगे अब सारे के सारी चीजों के मान रखिएगा। S2a तो इसमें पथांतर है, क्योंकि आप जानते हैं वो क्या था? पथांतर था, अभी लिखा था। S1 से S2 S1 S2 यानी इसकी दूरी कितनी है? स्मॉल डी है, इसकी दूरी कितनी है? स्मॉल डी। OP बराबर O से लेकर P तक की दूरी कितनी है? X है। कितनी दूरी है? X। C से लेकर O तक की दूरी कितनी है? पर्दा की दूरी यहां से कैपिटल D है। ठीक है, तो पथांतर निकाल लेंगे आप यहां से S2a बराबर X स्मॉल डी बट्टे डी, यानी कि X डी बट्टे डी आपने क्या निकाल दिया? पथांतर निकाल दिया। अगर यहां तक का काम आपने कर दिया तो क्या हो गया? तो हो गया आपका बहुत ज्यादा काम और आप क्या है यहां से अब पूरा ऐसे कर पाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? पथांतर हो गया। क्या हो गया? पथांतर। क्या हो गया? पथांतर। S2a बराबर कितना हो गया? X डी बट्टे डी, इतना पथांतर हो गया। ठीक है, अब बात यह है कि आप कौन सी फ्रिंज के लिए निकालना चाहते हैं? क्या निकालना चाहते हैं? कौन सी फ्रिंज के लिए? तो दीप्त फ्रिंज के लिए। क्या है? दीप्त फ्रिंज के लिए। अभी मैंने जब बता रहा था, पढ़ा रहा था, तब लिखा था दीप्त फ्रिंज के लिए। दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होता है? दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होता है? n लैम्डा होता है। कितना होता है? n लैम्डा। एनवी फ्रिंज के लिए जो पथांतर है वो क्या होता है? n लैम्डा होता है। किसके लिए? दीप्त फ्रिंज के लिए। सही है, तो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर हो गया n लैम्डा। तो आप लिखेंगे यहां पर क्या? n लैम्डा बराबर क्या लिख देंगे? ऐसा लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? X डी बट्टे क्या कर दीजिएगा? D, और बराबर क्या हो गया आपका? n लैम्डा हो गया। कितना हो गया? n लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? n लैम्डा यहां पर हो गया। पहली दीप्त फ्रिंज हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? पहली दीप्त फ्रिंज के लिए आपने क्या है ये स्थिति आपने क्या है निकाल ली। तो पहली जो दीप्त यहाँ पर एनवी जो दीप्त फ्रिंज है वो कौन सी होगी? यहाँ पर कितनी दूर होगी ये पता कर लेते हैं। ठीक है, ये यहां तक कर लिया। कंफ्यूज। अच्छा, ये यहां पर x क्या है? x यहां से लेकर वहां तक की दूरी है कि वो दीप्त फ्रिंज कहां पे बन रही है। ठीक है, तो आपने निकाल लिया क्या यहां पर? xv जो फ्रिंज हो, जो nv जो फ्रिंज होगी वो कहां पर होगी आपकी? n डी लैम्डा बटे डी। एनवी जो फ्रिंज की स्थिति होगी, x क्या है यहां पर? एनवी फ्रिंज की स्थिति है। x क्या है यहां पर? एनवी फ्रिंज की दूरी। एनवी जो फ्रिंज है उसकी दूरी है। ठीक है, एनवी फ्रिंज की दूरी। अब देखिएगा, अब मान के चलते हैं कि यहां से लेकर यहां तक, यहां पर कौन सी फ्रिंज है? चौथी फ्रिंज है। और यहां पर कौन सी फ्रिंज है? तीसरी फ्रिंज है। मान लीजिए कि n बराबर यहां पर n बराबर कितना है? 3 है। तो यहां पर n प्लस 1 बराबर क्या होगा? 4 होगा। n बराबर कितना? 3। तो n प्लस 1 बराबर क्या होगा? 4, यानी कि ये इससे अगली वाली होगी। ये वाली कौन सी होगी? इससे अगली वाली। अब इनके बीच में ही कौन सी पट्टी पड़ती है? काली पट्टी पड़ती है। इनके बीच में क्या पड़ती है? एक काली पट्टी पड़ती है। तो आप यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालें और फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालें, तो इसके बीच की जो पट्टी है इसकी चौड़ाई नहीं निकल आएगी। यहां से लेकर यहां तक की निकाल लें और यहां से लेकर यहां तक की निकाल लें। यहां से लेकर यहां तक की निकाली, उसमें से यहां तक की घटा दें, तो कौन सी दूरी निकल के आएगी? ये वाली दूरी तो निकल के आएगी। कौन सी दूरी निकल आएगी? ये वाली दूरी निकल आएगी। यहां से यहां तक की निकाली, यहां से यहां तक की, तो बीच की दूरी निकल आती है, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई निकल आएगी। तो
n बराबर 3 और n बराबर 4 निकाल लें तो निकल आती है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मान के चलते हैं एनवी फ्रिंज की स्थिति निकाल लेते हैं और फिर किसकी निकाल लेते हैं, n+1 की, यानी एक पहले नंबर की फिर उससे अगली निकालते हैं। जब दो लगातार जो अदीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाल के अगर हम उसे घटा देंगे तो क्या निकल आएगी, फ्रिंज की चौड़ाई निकल आएगी। ठीक है, तो क्या निकल आएगी, फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, n+1, वहां पर तो एनवी फ्रिंज की दूरी हो गई, n+1v फ्रिंज, n+1v फ्रिंज की स्थिति, वो तो हो गई nv फ्रिंज की स्थिति। ठीक है, ये हो गई n+1 यानी उससे अगली n+1v दीप्त फ्रिंज की बात कर रहे हैं, अदीप्त की बात नहीं कर रहे, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। ठीक है, तो इसकी स्थिति हम जो है निकालेंगे तो क्या करें, बस n की जगह पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर n+1 करना होगा। क्या करना होगा, n+1 और d लैम्डा बट्टे क्या कर देंगे, यहाँ पर d कर देंगे। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 बनाओ, इसको समीकरण नंबर क्या बनाओ, 2 बनाओ। ठीक है, तब फ्रिंज की ये क्या हो गया, x हो गया आपके। ठीक है, कौन सी है ये, xn है, और ये कौन सी हो गई, xn+1, यानी ये x nवी फ्रिंज की दूरी और ये कौन सी हो गई, n+1 वाली। ठीक है, तब फ्रिंज चौड़ाई, तब फ्रिंज की चौड़ाई, जब फ्रिंज की चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी, मैंने बताया घटा दो, एन भी निकालो n+1 भी, तो अगली वाली में से उससे जस्ट पीछे की घटा दो तो चौड़ाई निकल आएगी। तो इसका मतलब फ्रिंज की जो चौड़ाई है x बराबर वो क्या होगी, x यहाँ पर n+1 में से आप क्या घटा देंगे, xn घटा देंगे, यानी कि समीकरण नंबर 2 में से कौन सा समीकरण घटा देंगे, पहला, पहले n वाला निकाल लो, फिर n+1 लगा के निकाल लो, n+1 में से n वाला घटा दीजिए, आपका डेरिवेशन हो जाता है। n+1 वाला क्या हो गया, ये हो गया n+1 और d लैम्डा बट्टे क्या हो गया, यहाँ पर d हो गया। सही है, माइनस का चिन्ह लगाया, यहाँ हो गया d लैम्डा बट्टे d। समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर कौन सा है, ऊपर देखो 1 है। तो x बराबर कितना हो गया, देखो इस d लैम्डा बट्टे d को क्या करिएगा, आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा बाहर। इस फ्रिंज की चौड़ाई को अगर हम x से न दिखाकर किससे दिखाएं, w से दिखाएं, क्योंकि w का मतलब होता है विड्थ यानी कि चौड़ाई। तो ये क्या हो जाएगा, डी लैम्डा बट्टे डी हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, n+1, ये वाला कोष्टक बचा, माइनस का चिन्ह यहां से आप निकाल ले गए तो यहाँ पे क्या बचा, n। ठीक है, n से n कट गया, क्या बचा, 1 बचा। तो w बराबर क्या निकल के आया, डी लैम्डा बट्टे क्या निकल के आता है, d निकल के आता है। और इस डेरिवेशन को क्या है, निकालेंगे। इसमें d क्या है, पर्दे की दूरी है, d क्या है, पर्दे की दूरी। ठीक है, और स्मॉल d क्या है, स्लिटों के बीच की दूरी है, ये स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक है, ये स्लिटों के बीच की दूरी लगा देंगे आप। और लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, लैम्डा बराबर क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की क्या लगा देंगे, तरंगदैर्घ्य। और W बराबर क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई। इन चार, ये 1 2 3 4 यहाँ पे फैक्टर बन गए, इन चारों में से कोई भी पूछेगा, आप सवाल को करके देखें तो क्या पाएंगे, आपकी यहाँ पर क्या है, इनमें से ये सारी चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करें, अब इसके बाद यहां तक कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, फिर एक टॉपिक और रह जाता है इसमें, उसका सूत्र हम यहाँ पे लिख देते हैं। उस पे आधारित आपको सवाल जरूर करना है, क्योंकि अगर एग्जाम में पेपर आपका कठिन आता है तो उस पे आधारित जरूर आएगा वो प्रश्न। ठीक है, तो उसके सवालों का अभ्यास कर लें, साथ ही साथ करें सवालों का अभ्यास। ठीक है, ये सारा मामला क्या है, अपलोडेड है, तो आप जो है धीमे धीमे अपने जो भी तैयारी है उसे क्या है, लगातार करते रहें। ठीक है, वो दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए कि इसके मार्ग में क्या है, कोई व्यतिकारी प्लेट रख दी जाए, अगर ये प्रकाश किरण जा रही है तो इसमें क्या है, अगर कोई व्यतिकारी किरण वो प्लेट रख दिया है, जैसे कांच वगैरह, अंधरक वगैरह की प्लेट रख दी जाए, तो ये फ्रिंजें क्या होती हैं, एक साइड में सरक जाती हैं, जिधर की दिशा में रखेंगे उधर की दिशा में क्या होती है, फ्रिंजें सरक जाती हैं। तो ये हो जाता है फ्रिंज विस्थापन। क्या होता है ये, फ्रिंज विस्थापन। तो फ्रिंज विस्थापन का सूत्र देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, फ्रिंज विस्थापन का सूत्र। आप इसका डेरिवेशन क्या है, काफी ज्यादा टिपिकल है, उसमें समझ ही नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं समझ पाया। तो फ्रिंज विस्थापन का सूत्र, ठीक है, तो फ्रिंज विस्थापन का सूत्र, इस पे आधारित न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो उस न्यूमेरिकल को क्या है आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिंज विस्थापन का जो सूत्र होता है वो होता है x d बट्टे डी और n-1 इंटू टी। क्या होता है, s बराबर d बट्टे डी n-1 इंटू टी, जहां पर ये s बराबर है फ्रिंज का विस्थापन। इस सूत्र में जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को याद रखें, फ्रिंज का विस्थापन है। ठीक है, क्या है ये, फ्रिंज का विस्थापन। और कैपिटल D बराबर क्या है, पर्दे की दूरी है। क्या है ये, पर्दे की दूरी। और स्मॉल d बराबर क्या है, यहाँ पर ये स्लिटों के बीच की दूरी है, स्लिटों के बीच की दूरी। t बराबर यहाँ पर उस प्लेट की मोटाई है। क्या है यहाँ पर, प्लेट की मोटाई। ठीक है,
क्या हो गया, प्लेट की मोटाई है, और यहाँ पर n बराबर है प्लेट का, जो प्लेट जिस पदार्थ से बनी है उसका अपवर्तनांक है। ठीक है, प्लेट का अपवर्तनांक। तो आप याद रखिएगा 3 सारे 4 फैक्टर में से कुछ भी पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। d बराबर डी लैम्डा बट्टे डी याद रखिएगा, d बट्टे डी n-1 इंटू टी। फिर इनका विस्थापन, इन सूत्रों को याद करें, अपने सारे सूत्र जितने भी फिजिक्स में लिखे हुए हैं एक पेज पर क्या है लिख लें। ठीक है, क्या कर लें, लिख लें, और उन सबको क्या है रिवाइज करते रहें। एक अलग छोटी सी पतली सी कॉपी बनाए, उसमें लिखते रहें। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म कर देते हैं।